चलिए बेटा स्टार्ट कर देते हैं। आज हमको बेटा डिस्कस करना है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स का पेपर जो 2024 का पेपर है। बेसिकली पेपर थोड़े से डिले हो गए थे तो 25 जनवरी में ये हुआ था, लेकिन 2024 एग्जाम ही हम इसको बोलते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। बेटा मैं यहाँ पर आपको हिंट दूंगा, पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, अदरवाइज ये वीडियो काफी लेंथी बन जाएगी। तो ये वीडियो 10 ईयर की है, पेपर की है। इसको देखने से पहले मैं अज्यूम करके चलूंगा कि आपने मेरी कॉन्सेप्ट की सारी वीडियोस देख ली हैं, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसमें कॉन्सेप्ट नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चंस का हिंट दूंगा आपको, ताकि वीडियोस यूजफुल बने। क्योंकि अभी तक आपने अपना पूरा सिलेबस प्रैक्टिस कर लिया होगा, तो ये सिर्फ आपको एक क्विक रिकैप की तरह यूज करनी होगी वीडियो। ठीक है बेटा, स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पेपर हमारा 14 जनवरी 2025 को हुआ था, इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स। चलिए बेटा, तो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस सेक्शन में कहता है डू एनी टू क्वेश्चंस। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 करने हैं आपको। तो फर्स्ट में कहते हैं कैलकुलेट 18% ट्रिम्ड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये आपको डेटा दिया है, एंड कंपेयर इट विद सैंपल मीन एंड मीडियन। चलिए एक बार क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं हम। चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो 18% ट्रिम्ड मीन निकालना है, आपको पता होगा। ट्रिम्ड मीन के लिए सबसे पहले हमको डेटा को क्या करना पड़ता है बेटा, अरेंज करना पड़ेगा। असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी वे में अरेंज कर सकते हैं। से हम अरेंज कर लेते हैं 36, 41, 48, 50, 60, 68, 73, 75, 80, 82। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है बेटा, यहाँ पे 10 है। तो हमको 18% ट्रिम्ड मीन निकालना है। तो हमें क्या करना है, 18% ऑफ n यानी कि 10 का 18% मतलब 1.8 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ईच एंड हमको रिमूव कर देना है। अब हमको पता है कि 1.8 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ईच एंड हम रिमूव नहीं कर सकते, या तो 1 ऑब्जर्वेशन रिमूव करेंगे या 2 ऑब्जर्वेशन रिमूव करेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ इंटीग्रल यानी कि कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ही रिमूव कर सकते हैं। तो 1 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ईच एंड रिमूव कर दूंगा, एंड 2 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ईच एंड रिमूव कर दूंगा। क्योंकि टोटल n है, तो जब मैं 1 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ईच एंड रिमूव करूंगा तो वो 10% ट्रिम्ड मीन आ जाएगा। 2 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ईच एंड रिमूव करूंगा तो 20% ट्रिम्ड मीन आ जाएगा, और मुझको चाहिए 18% ट्रिम्ड मीन। उसके बाद में क्या करूंगा, तो यहां पर मेरे पास है 10% ट्रिम्ड मीन, और ये आ जाएगा 20% ट्रिम्ड मीन, और मुझको यहां पर चाहिए होगा 18% ट्रिम्ड मीन, जो इनके बीच में होगा। कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले 10 और 20% ट्रिम्ड मीन निकाल लेते हैं। 1 ऑब्जर्वेशन यानी कि ये और ये दोनों तरफ से रिमूव कर दूंगा, तो 10% ट्रिम्ड मीन आ जाएगा बेटा। मैं मतलब 41 से स्टार्ट करूंगा, 41 प्लस 48, मतलब इन सबको मैं ऐड कर लूंगा, प्लस 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 करते हुए 80 तक आ जाऊंगा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 8 रह गई है। तो यहां से मेरे पास सबको ऐड करके डिवाइड बाई 18%, सॉरी 10% ट्रिम मीन आ जाएगा। सेम ऐसे ही जब मैं 20% ट्रिम मीन निकालूंगा तो 2 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ईच एंड रिमूव कर दूंगा, यानी कि अब मैं 48 प्लस 50 प्लस 60 कहां तक जाऊंगा बेटा, 75 तक जाऊंगा, और डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। ये मेरे पास 20% ट्रिम्ड मीन आ जाएगा। तो 10% और 20% ट्रिम्ड मीन ऐसे निकाल लेंगे पहले हम। ये मेरे पास है, मैं लिखता हूं एक बार। 10% ट्रिम्ड मीन है बेटा 61.875। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो आप ऐसे आएगा। 20% ट्रिम्ड मीन है बेटा मेरे पास 62.33। ठीक है, अब मुझको फाइंड करना है 18% ट्रिम्ड मीन। तो हम क्या करते हैं बेटा, सिंपल इंटरपोलेशन मेथड है, रेशो निकाल लेते हैं भाई। 10 से 18 8 पॉइंट्स हैं आउट ऑफ टोटल 10 पॉइंट्स। 10 से 20 10 पॉइंट्स हैं, जिनमें से हमें पहले वाले 8 देखने हैं, तो 8 बाय 10 आ गया ये। और इधर 18 टू 20 2 पॉइंट्स हैं आउट ऑफ टोटल 10 पॉइंट्स। ठीक है जी। और उसके बाद ये तो आपको 11th 12th वाली मैम ने बताया ही था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 18% ट्रिम्ड मीन विल बी 8 by 10 into 62.33 plus 2 by 10 into 61.875। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 18% ट्रिम्ड मीन।
मेरे पास कैलकुलेशन है, हाँ, तो ये है 62.24 आएगा। एक बार बेटा कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो एक बार क्रॉस चेक उसको जरूर कर लेना, ठीक है जी। तो ये आ गया मेरा 18% ट्रिम्ड मीन, ठीक है। ये बड़ा ऑब्वियस है और सिंपल है। अगर मान लो 18 की जगह हमसे 17% पूछ रहा होता तो भी हम पूरा क्वेश्चन ऐसे ही करते, 10% 20% निकाल लेते। अब 17% बीच में कैसे निकालते, 7/10 और 3/10, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह से कुछ भी आप निकाल सकते हो। सो दिस वाज 18% मीन। अब कहते हैं सैंपल मीन निकालो और मीडियन निकालो और कंपेयर करो, ठीक है जी। तो मीन यानी कि सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना पूरा। एक मिनट, इसके लिए हम लोग सिग्मा एक्स कर देंगे डिवाइड बाय एन, तो ये हमारा आ जाएगा मीन, ठीक है। मीडियन निकालेंगे। मीडियन कैसे निकालते हैं बेटा, क्योंकि हमारे पास टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो मीडियन आपका हो गया मिडिल वैल्यूज, 10 ऑब्जर्वेशन है तो मिडिल वैल्यूज का हम मीन निकाल लेंगे। तो यहां पर अगर हम 4 ऑब्जर्वेशन यहां छोड़ दें और 4 ऑब्जर्वेशन यहां छोड़ दें, इन दोनों का जो एवरेज निकालेंगे वो हमारा मीडियन होगा, ठीक है। ये हमने मेन क्लास में भी काफी किया और आप 9 से करते आ रहे हो, मीडियन कोई खास बात है नहीं। तो हमने इन दोनों का एवरेज कर दिया, मतलब 60 प्लस 68/2, यानी कि ये आ गया 64। और मीन सिंपल है, सबको ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो ये मेरे पास है, ये आ गया है मीन 61.3। अब देखो जी, अब कंपैरिजन की बात आई है, समझना जरा। हमारा 18% ट्रिम्ड मीन आ रहा है 62.4, ये आ रहा है 61.3 और ये आ रहा है 64, इनको कंपेयर करना है। तो हमें बेटा क्या करना है, बहुत ज्यादा टेक्निकल तो हमें जाना नहीं। पहला कमेंट तो अपना ये आ जाएगा कि मीन और 18% ट्रिम्ड मीन काफी नियर है, कुछ खास है नहीं, तो ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा आउटलायर्स होंगे जो टोटल मीन को इधर उधर डेविएट कर रहे होंगे, ठीक है। मीडियन की अगर हम बात करें, मीडियन को इससे कंपेयर हम कैसे करेंगे, देखो आप ध्यान से देखो, जब हमने मीडियन कैलकुलेट करा तो 4 ऑब्जर्वेशन इधर से रिमूव करी, 4 इधर से रिमूव करी, उससे हमारा मीडियन आ रहा है। तो जब 4 ऑब्जर्वेशन को हम ईच एंड रिमूव कर रहे हैं 10 में से, तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने 40% ट्रिम्ड मीन कैलकुलेट कर दिया। भाई 4 ऑब्जर्वेशन दोनों तरफ से हटा रहे हो तो 40% ट्रिम्ड मीन ही हो गया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने मीडियन फाइंड किया है, और ऐसा भी बोल सकते हैं वी हैव कैलकुलेटेड 40% ट्रिम्ड मीन। तो बस ऐसा छोटा सा कमेंट करना था, इस क्वेश्चन में और कोई खास बात नहीं थी। आगे चलते हैं बेटा, इसका बी पार्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्पैम मैसेज इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ words more likely to appear in spam than the normal message. The list is called spam list, ठीक है। जो मेल आती है ना स्पैम, उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, अगर ये वर्ड्स कंटेन्ड होंगे तो वो स्पैम में चला जाएगा। सपोज दैट योर डेटाबेस 5000 messages contain 1700 are spam. Among them spam message 1343 are from spam list. बेटा देखो, ये चीज मैंने आपको क्लियरली क्लास में बताई है, जब भी कुछ कॉम्प्लेक्स होने लगे ना, इसमें से इतना ये और फिर इसमें से इतना ये, तो आप ना एक चार्टिंग कर लिया करो, जिससे प्रोबेबिलिटी को समझना आसान होगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन कैसे करना है, पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए ना। तो जब भी 2 लेवल पे प्रोबेबिलिटी आ जाए ना, तो चार्ट कर लेना चाहिए। तो एक बार मैं चार्ट करता हूं इसको, पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं। चलिए बेटा, तो ये इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं। देखो टोटल कह रहा है, सपोज दैट 500 मैसेजेस हैं टोटल, सॉरी 5000 मैसेजेस हैं टोटल, इनमें से 1700 स्पैम है, तो जो माइनस करके लिख दो नॉन स्पैम, ये स्पैम हो गए, ये नॉन स्पैम हो गए, ठीक है। इन 1700 में से 1343 कंटेन्स वर्ड्स, यानी कि इनमें से 1343 तो ऐसे हैं जिनमें स्पैम लिस्ट वाले वर्ड्स भी थे, और बचे हुए जो थे माइनस करके जितने भी थे, उनमें
स्पैम वर्ड्स नहीं थे। ठीक है, माइनस करके आ गए 357। ठीक है, इसी तरह से इन 3300 जो आ गए, इनमें भी 297 में स्पैम लिस्ट वाले वर्ड्स थे। 297 में स्पैम वर्ड्स थे, और जितने बच गए 3003 में स्पैम वर्ड्स नहीं थे। भाई समझ रहे हो, स्पैम हो गए या नहीं हुए, और फिर उनमें स्पैम वर्ड्स भी थे या नहीं थे, ये हमने इंफॉर्मेशन लिख ली है। उसके बाद करना क्या है वो बाद में देखेंगे, कम से कम क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। ठीक है, obtain the probability that a message is a spam given that it does not contain word from spam list। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आपका मैसेज एक स्पैम मैसेज है, गिवन कंडीशन है कि उसमें स्पैम वर्ड्स नहीं थे। ये इवेंट आप डिफाइन कर लेना, मैं सिंपल लिख देता हूं ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। स्पैम वर्ड्स मैंने आगे क्रॉस लगा दिया, मतलब स्पैम वर्ड्स नहीं थे ये। ठीक है जी। तो बेटा ऐसी जो भी क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली हम तो उसको बेस थ्योरम से कर लेते हैं, आप वैसे फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन बेस थ्योरम की टेबल बना के तुम्हें पता ही है, तुमने मेरी क्लास ली हुई है, 2 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी। अब देखो जी, सबसे पहले तो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एआई स्पैम है या नॉट स्पैम है। तो स्पैम तो हो गए आपके 1700 आउट ऑफ 5000, नॉन स्पैम हो गए 3300 आउट ऑफ 5000, और टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा, प्रायर प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी। ठीक है, फिर कंडीशनल आपको क्या चाहिए, वर्ड्स फ्रॉम स्पैम लिस्ट। एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटे, डू नॉट नहीं है, डज है। डज कंटेन वर्ड्स फ्रॉम स्पैम लिस्ट, स्पैम लिस्ट के वर्ड होने चाहिए, तो ये हल्का सा चेंज आएगा बस, कि हमने क्रॉस वाला नहीं निकालना है, हमने राइट वाला निकालना है, यानी कि ये वाले। ठीक है, चलो जी। तो यहां पर अब हम अपनी प्रोबेबिलिटी लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम वर्ड्स थे गिवन दैट एआई। तो ये जो स्पैम वालों में स्पैम वर्ड्स थे वाले कितने हैं बेटा, ये 1343 आउट ऑफ 1700, और नॉन स्पैम में स्पैम वर्ड्स वाले कितने हैं, 297 आउट ऑफ 3300। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, कर देंगे कैलकुलेट। ठीक है, ठीक है जी। अब यहां पर हम निकालते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, थोड़ी जगह ज्यादा अच्छी होगी तो मैं लिख लेता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एआई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम वर्ड्स हैं गिवन एआई। तो यानी कि दिस इंटू दिस, ये हो गया 17/50 इंटू 1343/1700, और ये हो गया 33/50 इंटू 297/3300। ठीक है, चलो जी। अब आपको पता है जो हमारी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी होती है वो कंडीशन का इनवर्स होती है, तो ये स्पैम वर्ड्स गिवन एआई है, तो ये एआई गिवन स्पैम वर्ड्स हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एआई गिवन स्पैम वर्ड्स थे। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है आपको पता ही है, इनका सम को बस हमें 1 बनाना होता है, जो भी ये आएगा और जो भी ये आएगा हम इसका टोटल कर देंगे, फिर दिस डिवाइड बाय दिस यहां आ जाएगा। ठीक है जी, चलो। तो मेरे पास कैलकुलेशन है 0.82 ये आ रहा है, 0.18 ये आ रहा है, और सम 1 आएगा।
और हमारा आंसर कौन सा होगा? इसने हमसे क्या पूछा था? स्पैम होना चाहिए गिवन दैट वर्ड्स हैं। तो एआई गिवन वर्ड्स है हमारा है, इसमें स्पैम वाला यानी कि फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा 0.82। ठीक है जी। तो सिंपल है जी, ये बेस थ्योरम की टेबल बनाकर हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला की जरूरत नहीं। अगर आप फॉर्मूला की बात करो तो ये फॉर्मूला कैसे बना है वो मैंने आपको क्लास में बताया हुआ। ये फॉर्मूला कैसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम इस, ये है क्या बेटा, न्यूमरेटर में तो आएगा इसमें ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एआई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम वर्ड्स हैं गिवन एआई ओवर डिनोमिनेटर में क्या है ये, यानी कि इन दोनों का सम, इन दोनों का सम प्रोबेबिलिटी ऑफ एआई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम वर्ड्स हैं गिवन एआई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एआई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम वर्ड्स हैं गिवन एआई। ठीक है जी। तो फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं बेटा, ये 1 1 1 1 और ये 2 2, फॉर्मूला बन गया आपका। ऊपर वाले का मेरे को आंसर लिखना है तो ऊपर 1 1 आ गया, नीचे 1 और 2 का सम। और अगर मैं ये वाला आंसर लिख रहा होता सेकंड वाला, तो ऊपर वाले में 2 2 आ जाता और नीचे 1 और 2 का सम। ठीक है जी। तो ये बेस थ्योरम है, बहुत अच्छे से हमने क्लास में किया, बहुत डिटेल में किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इन केस थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई है क्वेश्चन में तो एक बार मेरी बेस थ्योरम की क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि बेस थ्योरम वैसे ही पेपर में काफी इंपॉर्टेंट है। अब आएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर। A class of 20 students took statistics exam for 100 marks. Their scores were इतना इतना इतना. Calculate the median, lower fourth, upper fourth range. Does the data have outliers? मुझे लगता नहीं यार इसको करने की भी जरूरत है, सिंपल कैलकुलेशन है, ये हमने बहुत अच्छी तरह से करा है, कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, बी पर। A study, physicians were asked to hold the odds of the breast cancer would be in the women who were initially thought to have 1% risk of कैंसर बट एंडेड अप विद द पॉजिटिव कैंसर टेस्ट। यानी कि इन जनरल एक ऑड्स फाइंड किए गए किसी वुमेन में, एक वुमेन का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की गई कि इसको ब्रेस्ट कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उन्होंने कहा कि 1% है सिर्फ इसका चांस। लेकिन एक्चुअल में उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, 1% चांस था लेकिन फिर भी हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं शायद हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में गड़बड़ की होगी या हमारे टेस्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम रही होगी। देखते हैं। This test give a positive result in 80% of the cases who have cancer and positive result in 90% of the cases who does not have cancer. अच्छा, कैंसर है तो 80% चांस है कि ये ऐसा रिजल्ट देगा, कैंसर नहीं है तो 90% चांस है तो भी ये बोल देगा कि कैंसर है, यानी कि टेस्ट थोड़ा अच्छा काम नहीं कर रहा है। चलो लिखते हैं जरा एक बार प्रोबेबिलिटीज को। चलिए जी। तो इन अ स्टडी फिजिशियन वर आस्क्ड टू ऑड, ठीक है जी, ये समझ गए हम। इसके बाद हमको बोल रहा है इतना 90% पॉजिटिव होगा। इफ द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, ये गिवन कंडीशन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वुमेन हैज ब्रेस्ट कैंसर। गिवन कंडीशन है कि पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आ गया है, ब्रेस्ट कैंसर है, इसकी प्रोबेबिलिटी बता। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, अपना आराम से टेबल बना के चलेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो जी, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एआई ब्रेस्ट कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने कहा इनिशियली 1% रिस्क था सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर होने का, और 99% चांस था कि ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। ठीक है जी। अब हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन कंडीशन है कि टेस्ट पॉजिटिव आया और ब्रेस्ट कैंसर है, ये हमको बताना है।
अगर हम क्वेश्चन को बेस से करना चाहते हैं तो इसका इनवर्स हमको यहां पर लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव टेस्ट गिवन एआई हम लिखेंगे और हमारा आंसर कौन से वाला होगा, इसमें ब्रेस्ट कैंसर है वाला पूछ रहा है तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर होगा ये। अगर हमसे पूछा होता ब्रेस्ट कैंसर नहीं है गिवन दैट कि टेस्ट पॉजिटिव आया तो सेकंड वाला हमारा आंसर होता। ठीक है, अब ये हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। पॉजिटिव रिजल्ट गिवन ही है, ब्रेस्ट कैंसर है और पॉजिटिव रिजल्ट होगा ऐसा 80% चांस है। ब्रेस्ट कैंसर नहीं है और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ऐसा 90% चांस। बस अब आपको पता है इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 ही मिनट लगता है। अब आप सिंपल एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालोगे और उसका संबंध बना दोगे। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ गई 0.01 इंटू 0.80, 0.99 इंटू 0.90 और जो इसका सम आएगा फिर यहां से डिवाइड करके वो आंसर आ जाएगा। मेरे पास है इनकी वैल्यूज 0.75 नहीं, एक मिनट, नहीं है नहीं इनकी वैल्यूज। ठीक है, कैलकुलेट करके आप यहाँ पे कर लेना, जो भी आंसर आएगा ये आंसर है मेरे पास, आप देख लेना 0.0088 इसका सम बनाएगा, ये ध्यान रखना। तो बेसिकली आया कैसे, दिस डिवाइड बाय दिस टोटल, ये हमारा आंसर। सिंपल बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। बेस थ्योरम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए। तो जो भी हमसे पूछा गया होता है उसका रिवर्स करके हम यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और सिंपल बेस का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारा। अ डेडली कार एक्सीडेंट in a leading metropolitan state could have occurred as a result of ये कुछ कंडीशंस हैं, इसको कॉपी करता हूँ फिर अंडरलाइन करूंगा, कॉपी करता हूँ। चलिए भाई, a deadly car accident leading in a metropolitan state result of potholes on the road, malfunctioning of the vehicle, rash driving and use of mobile phones। चलो लिख लेते हैं। ऐसे मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है तो मुझे पता है ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आप जब पढ़ लेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। मैं टेबल बना देता हूँ ताकि ना बार बार कंफ्यूजन नहीं होगी, मैं सारा डेटा लिख दूंगा। हाँ जी, तो क्या क्या है, पोथहोल्स, फिर माल फंक्शनिंग ऑफ व्हीकल, उसके बाद रैश ड्राइविंग एंड लास्ट इज मोबाइल। ठीक है जी। Interviews with the expert revealed that such an accident could usually occur with the probability of इतना of potholes, इतना malfunctioning, इतना ऐसा, इतना ऐसा। ठीक है जी, तो एक्सीडेंट होने का चांस अगर रोड पे पोथोल है तो 25% है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट गिवन एआई, पोथोल्स अगर हैं तो एक्सीडेंट होने का चांस है 25%। 20% एज रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल, अगर व्हीकल मॉल फंक्शन हो गया तो 20% चांस है एक्सीडेंट होने का। 40% एज रिजल्ट ऑफ रैश ड्राइविंग, अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो तो गिवन कंडीशन है कि अगर ऐसा कर रहे हो तो एक्सीडेंट होने का चांस, सो 40% चांस है कि एक्सीडेंट होगा। एंड 75% ड्यू टू मोबाइल फोन, अगर आप ड्राइव करते हुए मोबाइल फोन का यूज कर रहे हो तो 75% चांस है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, तो बेटा मोबाइल फोन यूज मत किया करो। ठीक है जी। These interview also yield the subjective estimate of the prior probabilities, इनकी prior probability, ये prior probability होती है तो सीधा सीधा इन्होंने prior probability हमको दे दी 30%, 40%, 15%, 15%, इनका सम बनाना चाहिए वरना हमारी पूरी टेबल गलत हो जाएगी, बेस थ्योरम नहीं लग पाएगा। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है जी, तो इसने स्पेसिफिक हमसे कुछ नहीं पूछा, तो एक काम करते हैं, पहले तो सिंपल जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एआई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट गिवन एआई, यानी कि दिस इनटू दिस, यहां कर दिया 0.075, 0.08, 0.06 एंड 0.1125, और इसके सम से करेंगे तो यहां पर भी ये सारी हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी, इनका सम बनाएगा।
ये क्या होगा, अब ध्यान से देखने वाली बात है। आपको पता है कि इसका रिवर्स होता है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एआई गिवन एक्सीडेंट, यानी कि ये होगा कि गिवन कंडीशन है कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो एआई की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि इन सब की प्रोबेबिलिटीज क्या है। तो बेटा अगर एक्सीडेंट हो गया तो इनमें से जो भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी वो हाईएस्ट होगा, कि भाई जिसका मैक्सिमम आ रहा है यानी कि वो वाला चांस की वजह से एक्सीडेंट सबसे ज्यादा हो रहा है। अब एक चीज सिंपल है, आप ऐसे कर लो, सिंपल बेस थ्योरम आपकी कंप्लीट होगी, टेबल कंप्लीट होगी, आंसर भी आ गया। ठीक है जी। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो आपको मैंने बताया ही हुआ था क्लास में, बस वो लिख देंगे सारे फॉर्मूलाज। अब लेकिन एक बात ध्यान से समझ लो, सिंपल मैथ्स है। अगर मैं इन चारों नंबर को सेम उससे डिवाइड कर रहा हूं, मैंने कहा ना टोटल से डिवाइड करना है, सेम अगर टोटल से मैं सबको डिवाइड कर रहा हूं तो भी सेम ही रहेगा रेशो। तो यानी कि अगर यहां पर हाईएस्ट आ रहा है ये है ना हाईएस्ट 0.11, तो यहां पर भी यही हाईएस्ट आएगा, क्योंकि डिवाइड तो सेम नंबर से ही कर रहे हो ना, तो आप करके देख लेना, यही हाईएस्ट आएगा। इसका मतलब ये है कि गिवन दैट एक्सीडेंट हैज अकर्ड, मोस्ट प्रोबेबल कॉज विल बी मोबाइल। तो अगर एक्सीडेंट हो गया है तो ज्यादातर चांस है कि ड्राइवर मोबाइल पर बात कर रहा होगा। ठीक है जी। तो ये सिंपल बेस्ड थ्योरम के क्वेश्चंस हैं बेटा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। लेकिन ये टेबल वाला मेथड अगर आपने मेरे साथ नहीं किया तो ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो आप मेरी वीडियोस देखना, उसमें टेबल वाला मेथड मैंने कराया है, उससे आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये वाला मेथड हमारा अलग है थोड़ा सा। चलिए बेटा, अब इसका थर्ड का बी देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग डेटा बिलो कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड डेंसिटी। क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, सिंपल कैलकुलेशन है, मुझे लगता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए आपको। एक बार फटाफट से बस लिख के बता देता हूं। चलिए बेटा, तो ये क्लासेस हैं हमारे पास, डेटा कॉपी कर लेते हैं हम। क्लास इंटरवल 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20, 20 to 30, और फ्रीक्वेंसी है 9, 15, 5, 9, 8, 2। तो सबसे पहले तो जरा हम क्लास साइज में लिख देता हूं यहां पर। इस क्लास का साइज है 2, डिफरेंस है ना 2 to 4, फिर 4 to 6 में भी 2, 6 to 8 में भी 2, 8 to 12 में 4, 12 to 20 में 8, और ये 10 जरूरत पड़ेगी आगे जाकर। अब हमको क्या क्या चाहिए बेटा, फ्रीक्वेंसी के बाद हमको चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इनको ऐड करते चलेंगे। 9, 5 प्लस 9, और सॉरी 15 प्लस 9 24, फिर 24 प्लस 5 29 प्लस 9 38 प्लस 8 और 46 प्लस 2, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब इसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है जी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का जो सम आएगा, फ्रीक्वेंसी यहां लिख देता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो 9/48, 15/48, मतलब इन सब को डिवाइड बाय 48 करते जाना है। 5/48, 9/48, 8/48 and 2/48. This is simply relative frequency। ठीक है। इसके बाद इसने हमको बोला था क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सेम वही काम करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करते जाना है, यानी कि ये लिख देना है पहले 9/48, फिर 9/48 प्लस दिस 24/48, फिर प्लस दिस 29/48, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, सिंपल है। ठीक है जी। एक लास्ट चीज जो इसने हमसे बोला था, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, इसको थोड़ा छोटा करता हूं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास इंटरवल या क्लास साइज। तो बेटा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारी 9/48। ठीक है। अब इसको हमें डिवाइड करना है क्लास साइज से, क्लास साइज कितना है हमारा 2, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये ऐसे।
अगेन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 15/48, इसको क्लास साइज से डिवाइड करेंगे, क्लास साइज इसका भी 2 है, अगले वाला भी 2 है, ये वाला 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा, यहाँ पे कुछ और आएगा, फिर 9/48 इंटू 1/4 आ जाएगा, इसमें 1/8 आ जाएगा, इसमें 1/10 आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास साइज से डिवाइड करना है। तो ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो सर? भाई 2 से मुझे डिवाइड करना था ना, तो ये डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड इसलिए कर दिया। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी आपके लेवल का कोई खास क्वेश्चन नहीं था। आगे चलते हैं, देखिए कुछ लेवल के क्वेश्चंस आए, तो वैसे पेपर का नेचर रिलेटिवली आसान था। Section 2, all questions are compulsory in this section. A lottery ticket has a grand prize of rupees 2 lakhs. The possibility of winning is this. Based on the expected value of the lottery ticket, will you pay rupees 1 for the ticket? Show the calculations. ठीक है, कॉपी करते क्वेश्चन। चलिए, तो ये अपनी तरह का एक इजी सा क्वेश्चन है। इसमें आप देखो x हमारा वेरिएबल है, या तो आप 2 लाख रुपीस जीतोगे या 0 रुपीस जीतोगे। प्रोबेबिलिटी 2 लाख रुपीस जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.00023 और प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए, तो जो बची हुई प्रोबेबिलिटी है यानी कि 0.99977 ये जीरो अमाउंट विनिंग की है। तो अब मैं x इंटू प्रोबेबिलिटी करके ऐड कर दूंगा, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मिल जाएगा, यानी कि एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट आपका कितना रहने वाला है, ये आ जाएगा। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 46, ये आ गया 0, यानी कि 46। तो अब आप देखो 46 रुपीज एक्सपेक्टेड है कि आप जीत जाओगे, और इसके लिए आपको पे करना है ₹1, क्योंकि एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन ₹1। so we should play this game। भाई एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट हमारा 46 रुपीज आ रहा है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो बात की बात है, लेकिन एक्सपेक्टेड अमाउंट इतना आ रहा है और ₹1 की टिकट है, तो वी शुड प्ले दिस गेम। सिंपल है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन व्हीकल डायग्नोस्टिक टेस्ट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सिलेंडर्स x व्हीकल्स इंजन x व्हीकल्स इंजन। सपोज दैट द कॉस्ट फंक्शन इज गिवन, hx फंक्शन कोई गिवन है, x रैंडम वेरिएबल है, y hx हो गया, pmf ऑफ x इज दिस, pmf ऑफ y और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकालना है। अपनी तरह का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू में डालते जाना है, 4 4 6 6 8 8, प्रोबेबिलिटी सेम रहेंगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकाल लेंगे। चलो करता हूँ, फटाफट से हिंट देता हूँ फटाफट। चलिए बेटा, तो हमारा x है यहाँ पर 4 6 एंड 8, और y यानी कि hx है 20 प्लस 3x प्लस 0.5x स्क्वायर। ठीक है, तो x को पहले 4 डालेंगे यहां पर भी और यहां पर भी, ये y की वैल्यू आएगी, फिर x को 6 डालेंगे यहां पर भी यहां पर भी, ये y की वैल्यू आएगी और ये y की वैल्यू आएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज हमारी सेम ही रहेंगी, 0.5 0.3 0.2। तो ये तो बेटा आ गया आपका पीएमएफ ऑफ y। अब आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकालना है, तो y इंटू प्रोबेबिलिटीज करके ऐड कर देंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y आ जाएगा। मेरे पास आंसर है 52, सिंपल मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, 40 इंटू 0.5, 56 इंटू 0.3 एंड 76 इंटू 0.2। अपनी तरह का एक बिल्कुल सिंपल बेसिक और बकवास टाइप का क्वेश्चन है, इन कॉपी कर लो बेटा। चलिए, certain coded measures, क्वेश्चन 5 कर रहे हैं। certain coded measures for the pitch diameter of threads of a fitting have to be probability density, have the probability density function इतना इतना, पीडीएफ दिया हुआ है। what is the probability of measurement of pitch diameter of thread of a fitting are within 2 standard deviation of mean value, within 2 standard deviation of mean value निकालना है। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अदरवाइज क्वेश्चन आसान है, एक बार कॉपी करता हूं। चलो जी, तो विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन वैल्यू, यानी कि हमें इसका मीन निकालना है, प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कर देना है,
यानी कि मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमको फाइंड आउट करना है। इसके लिए तो पहले मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। चलो जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन फुल अमाउंट से। फुल लिमिट क्या है आपकी, 1 से बड़ा, यानी कि 1 से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो x इंटू दिस यानी कि 3x बाय एक्स रेस्ट पर 4 का इंटीग्रेशन 0 से प्लस इंफिनिटी, एक्स एक्स कैंसिल, 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन 0 से प्लस इंफिनिटी, 3 इंटू एक्स की पावर माइनस 3 प्लस 1 यानी कि -2 ओवर -2 फ्रॉम 0 टू प्लस इंफिनिटी। एक बार प्लस इंफिनिटी डालेंगे, एक बार 0 डालेंगे, पहले इसको सीधा कर देता हूं, -3/2 एक्स स्क्वायर, ये नीचे आएगा 0 टू प्लस इंफिनिटी। एक बार प्लस इंफिनिटी डालूंगा, -3/2 इंटू, देखो जी ये आएगा 1/x का स्क्वायर, यानी कि 1/इंफिनिटी का, चलो लिख देता हूं 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, माइनस 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा। एक मिनट, ये तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो गया, रुको भाई कोई गड़बड़ कर दी हमने, ये तो आ ही नहीं सकता, 1/0 तो नॉट डिफाइंड चला जाएगा। चलो देखें एक बार। अच्छा, ये लिमिट हमने यहाँ गड़बड़ कर दी, देखो जी ये था हमारा बेटा 1 से प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे हमने गलती से इधर 0 0 0 लिख दिया, तो इसको रिमूव कर दो, ये 1 से जाएगा, 1 से प्लस इंफिनिटी, 1 से प्लस इंफिनिटी, 1 से प्लस इंफिनिटी, 1 से प्लस इंफिनिटी, दिस इज 1/1। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारा -3/2, 1/इंफिनिटी 0 -1, तो फाइनली दिस इज 3/2। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ गया है हमारा 3/2। सेम ऐसे ही हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर भी निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू फंक्शन इंटीग्रेशन फुल लिमिट में 1 से प्लस इंफिनिटी। ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं मैं, आप कर लेंगे, मेरे पास आंसर है, सीधा लिख रहा हूं, ये आ गया 3। अब मैं निकाल लूंगा वेरिएंस, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके ये आ रहा है मेरे पास 3/4। ठीक है जी, अब हमको क्या फाइंड करना है बेटा, मीन माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मीन था हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि 3/2 माइनस ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया √3/4। भाई वेरिएंस अगर 3/4 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया √3/4, अगेन 3/2 प्लस ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे आ जाएगा 0.22 से 3.22। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको पता है। आप क्या करोगे, जो भी आपका फंक्शन है वो लिख दोगे और इंटीग्रेशन कर दोगे, कहां से कहां, 0.22 से 3.22 तक। तो हमारा फंक्शन क्या था, 3/x⁴ का इंटीग्रेशन -0.22 से 3.22। ये कैलकुलेशन बस आप कर लेना और हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे पास आंसर है, मैं लिख देता हूं ताकि आप क्रॉस चेक कर सकें, 0.97। ठीक है जी, तो इस तरीके से इंटीग्रेट करके हम आंसर निकाल। चलिए बेटा, तो ये था फिफ्थ का ए पार्ट। अब आएंगे फिफ्थ के बी पार्ट पर। फिफ्थ का बी पार्ट बोलता है द सीडीएफ फंक्शन of a checkout duration x is ऐसा ऐसा, find the median interquartile range of the checkout duration। ठीक है जी, ये भी अपनी तरह का एक सिंपल क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। देखो जी, सबसे पहले तो ये हमको सीडीएफ ऑलरेडी गिवन है, तो हमारा काम तो आसान हो गया। आपको चाहिए मीडियन। ठीक है जी, हम परसेंटाइल में ही चलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा P0, ये हो गया P100। मीडियन एकदम मिडिल में होता है, तो मीडियन को हम P50 भी बोल देते हैं। यानी कि आपको
ये चीज चाहिए, एक ऐसा नंबर जिसके पीछे का एरिया 50% हो। यानी कि सीडीएफ में अगर x की जगह मैं p50 लिख दूं तो आंसर 0.50 आना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे का एरिया 50% होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह मैंने p50 लिख दिया, p50 का स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 0.50। यहां से मैं p50 की वैल्यू निकाल लूं, p50 इज इक्वल टू, ये मेरा आ गया √2 और केस सॉल्व। ठीक है जी। नेक्स्ट इसने हमको बोला इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है बेटा Q3 माइनस Q1, Q3 Q1। Q3 होता है 75th परसेंटाइल और Q1 होता है 25th परसेंटाइल। ठीक है जी। तो सेम यही काम करेंगे। अगर मैं सीडीएफ में P75 लिखता हूं तो एरिया 0.75 आना चाहिए। अगर मैं सीडीएफ में P25 लिखता हूं तो एरिया 0.25 आना चाहिए। भाई P75 के पीछे का एरिया 75% होगा, P25 के पीछे का एरिया 25% होगा। सिंपल है जी। इसके लिए हमें सीडीएफ निकालना पड़ता है। नॉर्मली जो हमने क्वेश्चंस करे हैं उनमें हमने पहले क्या करा, पीडीएफ गिवन होता था, इंटीग्रेट करके सीडीएफ निकालते थे, फिर ये सब हम काम करते थे। ये क्वेश्चन लड्डू है, इसने ऑलरेडी हमको सीडीएफ दे दिया, तो सीधा सीधा वैल्यू डालनी है। तो P75 पुट करूंगा यहां, P75 का स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 0.75, P25 का स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 0.25। ठीक है जी। तो यहां से P75 सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा √3 और P25 सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या आ जाएगी बेटा, √3 माइनस 1। दिस इज IQR, यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया क्योंकि इसने सीडीएफ हमको गिवन कर दिया था ऑलरेडी। तो अगर हमको सीडीएफ नहीं गिवन होता तो हम पीडीएफ निकालते और पीडीएफ से हमको सीडीएफ बनाना पड़ता, तो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती। फिलहाल इसने हमारा काम आसान कर दिया। तो ये था बेटा क्वेश्चन का बी पार्ट। अभी हम बात कर रहे हैं इस सेक्शन में भी ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट हमको कहता है, अमंग 120 एप्लीकेंट फॉर अ जॉब only 80 are actually qualified. If 5 applicants are randomly selected for in-depth interview, find the probability that only 2 of these 5 will qualify for the job. एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन वेरिएंस भी निकालना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। चलिए, तो among the 120 applicants for a job, only 80 are actually qualified. तो 120 में से 80 लोग हमारे पास क्वालिफाइड हैं और 40 नॉन क्वालिफाइड हैं। 5 applicants are randomly selected. टोटल इन 120 में से हमने 5 सिलेक्ट किए हैं। फाइंड द probability that 2 out of these 5 will be qualified for the job. तो देखो जी, एक तो सिंपल तरीका है जैसे हमने हमेशा ही किया है इसको। टोटल हमने 120 में से 5 सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, 2 क्वालिफाइड होने चाहिए, तो 80 में से 2 सिलेक्ट होंगे क्वालिफाइड वाले और बचे हुए 3 नॉन क्वालिफाइड होने चाहिए, यानी कि 40 में से ये 3 सिलेक्ट होंगे। इसको ऐसे लिख लो या आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सिंपल हाइपर ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला से चलेंगे तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग m आपका आ गया 120, सॉरी n आ गया 120 और m आ गया आपका 80, क्योंकि क्वालिफाइड के बारे में पूछा ना हमसे। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस हमसे पूछा हुआ है, वो आप सिंपल फॉर्मूला से निकाल लेंगे। n p होता है और n p q होता है। ठीक है जी, np और npq। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा
हाइपरजोमेट्रिक के फॉर्मूला में फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन भी लगता है, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस वन। तो अगर आपको मीन और वेरिएंस भी निकालना है, जैसा कि इसने हमें बोला भी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस क्वालिफाइड लोगों का, तो इसलिए हम क्वालिफाइड ही लेके चले, नॉन क्वालिफाइड नहीं लिया हमने। तो ये यहां पर बस आपको फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है और यहां से आपके पास आंसर आ जाए। ठीक है जी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एन जो था हमारा, हमने कितना सिलेक्ट किया बेटा, 5 सिलेक्ट किया, और यहां से है हमारा 80 आउट ऑफ 120। इसको आप ना कैपिटल एन लिख लो ताकि दिक्कत ना रहे तुमको समझने में। वेरिएंस के लिए एन, पी तो यही हो जाता है, और क्यू इसका 1 में से माइनस करके हो जाता है, और फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन आप लगाओगे तो आपका कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन ओवर कैपिटल एन माइनस वन। बस यहां पर आप वैल्यूज फिट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मेरे पास आंसर है 3.33 है और 1.06 है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लें। सिंपल हाइपरजोमेट्रिक का क्वेश्चन था, इसमें कोई खास बात नहीं थी। ये फॉर्मूलाज आपको याद करने ही होंगे और आपने करे ही होंगे। द लाइफ टाइम ऑफ अ car battery average is 6 years. Suppose that the battery lifetime follows an exponential distribution. Find the probability that randomly selected car battery will last more than 4 years. Find an expression of 95th percentile also. ठीक है, क्वेश्चन कॉपी करते हैं एक बार। चलिए, तो बेटा सबसे पहले तो हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इसमें आपका एफ ऑफ एक्स होगा लैम्डा ई रेज टू पावर लैम्डा एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, अदरवाइज दिस विल बी 0। ठीक है, यहां पर इसका जो मीन होता है वो 1 बाय लैम्डा होता है। इस क्वेश्चन में हमको दिया है एवरेज इज 6 इयर्स, तो यहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई है 6। तो हमारा ये फंक्शन बन गया है 1/6 लैम्डा रेज टू पावर माइनस सॉरी ई रेज टू पावर माइनस x/6, x ग्रेटर देन 0 एंड अदरवाइज दिस इज 0। तो ये हमारा पीडीएफ आ गया बेटा। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। अब क्या चाहिए, बैटरी विल लास्ट मोर देन 4 इयर्स, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इयर्स। तो अगर हम नंबर लाइन बना के आपको दिखाएं तो ये 0 से इंफिनिटी तक जा रहा है, आपको चाहिए 4 से आगे का। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप टोटल एरिया 1 होता है, इसमें से 0 to 4 निकाल के माइनस कर, 0 to 4 का एरिया निकालो, टोटल एरिया 1 होगा, उसको माइनस कर दो, हो गया काम। तो यही कर लेते हैं। 1 माइनस फंक्शन है 1/6 ई रेज टू पावर माइनस x/6, इसका इंटीग्रेशन करूंगा फ्रॉम 0 to 4। 1 माइनस 1/6 as it is e raised to power minus x/6 over minus 1/6, और ये आ गया बेटा 0 to 4। ठीक है जी। तो चलो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, e रेज टू पावर माइनस 1/6 0 to 4। एक बार यहां पर अब मैं 4 डालूंगा, एक बार 0 4 डालूंगा, तो 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस 4/6 यानी कि माइनस 2/3 माइनस 0 डालूंगा तो 1 प्लस ई रेस्ट पर 0। एक मिनट जरा, यहाँ पर 1 ओवर ई रेस्ट पर 0 आ जाएगा। ये ना 1 अलग है, सिर्फ इस पे हमें वैल्यू डालनी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू डाली, तो ये 4 डाला और 0 डाला, तो ई रेस्ट पर 0 इज 1,
अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव e रेज़्ड पावर -2/3। ठीक है जी। तो ये जो इंटीग्रेशन हमें लगाना है वो हम सिर्फ इसी पोर्शन पे लगा रहे हैं, ये 1 तो कांस्टेंट है ना अलग। ठीक है, चलो तो ये आ गया बेटा ग्रेटर देन 4 वाला सीन। अब कहते हैं फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर 95th परसेंटाइल। अब 95th परसेंटाइल कैसे आएगा बेटा, मैं किसी तरह से इसका एफ ऑफ एक्स यानी कि CDF निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा अभी बताता हूं। उसके बाद आपको पता ही है कि CDF में P95 अगर डाल दूं तो एरिया 0.95 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे इसका CDF निकालना है। एक्सपोनेंशियल का CDF का फंक्शन भी आपको याद करना होगा, बस वो आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है जी। तो अगर आपको CDF फंक्शन याद है, CDF लिख के सिंपल सिंपल सॉल्व कर देंगे। CDF नहीं याद तो इस PDF से ही काम चला लो। 1/6 e रेज़्ड पावर -x/6 से ही तो 1/6 e रेज़्ड पावर -x/6 का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से P95 तक। P95 चाहिए ना हमको, हाँ जी, P95 तक और इक्वल टू में 0.95 रखते हैं। ऐसा भी कर देंगे तो भी हमें CDF मिल जाएगा 95 तक का। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, मेरे को लग नहीं रहा कि कोई दिक्कत आएगी। 1/6 एज इट इज e रेज़्ड पावर -x/6 ओवर -1/6 0 से P95 तक। ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, -e रेज़्ड पावर -x/6 0 से P95 तक। एक बार यहाँ P95 डाल देंगे, -e रेज़्ड पावर -P95/6 माइनस ऑफ 0 डालेंगे तो e रेज़्ड पावर -0 इज 1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे और वो लॉग वॉग लेके दोनों तरफ सॉल्व हो जाएगा। -e रेज़्ड पावर P95/6 एज इट इज, ये +1 था, यहाँ जाके -1 हो जाएगा, 0.05 आ जाएगा और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे लॉग लेके दोनों तरफ। फाइनली इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो P95 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 log 20। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बस आप कर लेना। आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, a factory produces 30 items daily due to strict quality control. The probability that any given item is defective is 0.01. Defects in individual item are independent of one another. What is the probability that at most 3 items are defective? चलो जी, तो n हमको गिवन है 300, probability is 0.01। ठीक है, what is the probability that 3 item at most 3 item are defective? हमको फाइंड करना है probability of x लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, चलो तो डिफेक्टिव है नहीं है, ये तो सिंपल बाइनोमियल का क्वेश्चन है। सिंपल बाइनोमियल से अगर हम इसको कर देंगे तो परफेक्ट आंसर आएगा, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि n बहुत बड़ा है। तो NC करके जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो 300 फैक्टोरियल निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम इसको या तो नॉर्मल में लेकर जाएंगे या पॉइजन में लेकर जाएंगे। नॉर्मल की कंडीशन है NP और NQ दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, और पॉइजन के लिए आपका मतलब वो स्मॉल में जब जाता है तब पॉइजन आता है। ठीक है, तो पॉइजन के लिए NP ग्रेटर देन 5 लेस देन 5 होना चाहिए और N ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। ऐसा कुछ कंडीशन आपका चल जाएगा पॉइजन के लिए। तो यहां पर अगर हम NP निकाल रहे हैं तो ये आ रहा है हमारा बेटा 3 विच इज नॉट ग्रेटर देन 10, तो नॉर्मल नहीं लग पाएगा, पॉइजन लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले म्यू निकाल लेंगे विच इज NP, यानी कि 300 इंटू 0.01, म्यू आ रहा है बेटा 3। अब आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए x
लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि सिंपल टेबल से f ऑफ 3 देख लोगे और हमारा काम हो जाएगा। तो टेबल से हमने देखा 0.647 आ रहा है और यही हमारा आंसर है फ्रॉम क्यूमुलेटिव पॉइजन टेबल। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेस देन इक्वल टू 3 चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 सब निकाल के ऐड कर देंगे, पॉइजन का फॉर्मूला लगा देंगे, या सीधा टेबल से भी लिख सकते हैं अगर टेबल वाली वैल्यू आ रही है तो। लेकिन जस्टिफिकेशन आपको देनी पड़ेगी यहाँ पर कि नॉर्मल क्यों नहीं लग रहा और पॉइजन क्यों लग रहा है। बस इतनी सी बात है, इसमें और कोई खास बात है नहीं। ठीक है जी, चलो next. Package have normal net weight of 1 kg. However, the actual net weights are uniform distribution with itna and itna. Suppose that the probability net weight is less than itna. Find the probability that net weight is less than itna. If all packages are independent, the probability that in a sample of 5 packages, all 5 net weights are less than W gram. ठीक है, कॉपी करते हैं एक बार। चलिए बेटा, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमको इसने बोला है, तो A है 980 और B है हमारे पास 1030। ठीक है, तो आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का हमको क्या चाहिए, एक मिनट लिख लेते हैं पहले नंबर लाइन बना के। 980 से 1030 तक डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है, 1 kg से लेस, यानी कि 1000 ग्राम से लेस का हमको चाहिए, यानी कि ये। ठीक है जी, तो पीडीएफ बना लो या डायरेक्ट सीडीएफ बना लो, एक ही बात है। सीडीएफ का फॉर्मूला सीधा सीधा लिख दो, x माइनस ए ओवर बी माइनस ए। तो सीडीएफ में अगर मैं 1000 डाल दूं, पहले चलो वैल्यू लिख लेता हूं, ये सीडीएफ आ गया हमारे पास। CDF ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमको 1000 से पीछे का एरिया चाहिए, तो x की जगह 1000 डाल दूंगा और CDF से वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा। ये फॉर्मूलाज ना बेटे आपको याद होने चाहिए पीडीएफ और सीडीएफ के। वैसे पीडीएफ लिखकर आप वहां से सीडीएफ भी बना सकते हो, लेकिन फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो ये आ गया बेटा 0.4। So according to this uniform distribution, the probability that it will be less than 1000 grams या 1 kg is 0.4. अब कहता है in a sample of 5, all 5 are less than this, less than W. तो अगर हम बोलें कि probability कि आप W स्टार वेट से कम होगे will be W star minus 980 over 1030 minus 980। ये यहाँ पे x के पीछे का प्रोबेबिलिटी चाहिए तो x डाल दिया, w का चाहिए तो w डाल दिया। ठीक है जी, अब आपको ऑल 5 चाहिए w स्टार से कम, तो पहले वाला w स्टार से कम होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। दूसरे वाला भी होगा, उसकी भी यही होगी। तीसरे वाला भी यही होगा, यही होगी। चौथे वाला भी यही होगा, यही होगी। पांचवा होगा, यही होगी। ऑल 5 लेस देन W स्टार होंगे, उसकी ये प्रोबेबिलिटी आ गई है हमारे पास। सर आपने ऐसे मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? क्योंकि लिखा हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, 7th का बी पार्ट। अब चलते हैं 8th पर। A typical plane flying at a certain routes are configured to have 160 economy class seat. Explain show that 90% of the ticket holder, those who have flight will actually show up. फ्लाइट वाले क्या है, ओवरबुक करके रखते हैं फ्लाइट को, क्योंकि उनको पता है कि जितने लोगों ने टिकट खरीदी उनमें से 90% ही आएंगे, बाकी 10% नहीं आएंगे, तो इसलिए ओवरबुक करके रखते हैं। ठीक है, Suppose the airline sells 178 tickets ticket for the 168 seats. 168 seats हैं प्लेन में और हमने 178 यानी कि 10 मोर टिकट सेल कर दी, क्योंकि हमें पता है 10% कम लोग ही आने वाले हैं। What is the approximate probability that not everyone who arrived at the gate on time will be accommodated? यानी कि हर बंदा जो आया उसको सीट नहीं मिल पा रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखते हैं, चलिए बेटा, तो आपने किया क्या है, आपने 178 सीट्स बेच दी हैं। प्रोबेबिलिटी ये है कि 90% लोग आ जाएंगे। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है, नॉट एवरीवन विल गेट द सीट, यानी कि 1 माइनस, ऐसा लिख देता हूं चलो,
probability of not everyone will get the seat, इसको हम ऐसे बोलते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ everyone will get the seat। ठीक है, तो 1 में से माइनस कर दिया, हर आदमी को सीट मिल गई। हर आदमी को सीट कब मिलेगी? जब हमारे पास 168 या उससे कम लोग आए। भाई हमारे प्लेन में 168 सीट्स हैं, तो हर आदमी को सीट कब मिलेगी? जब 168 या उससे कम लोग आए। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, 168 या उससे कम, फिर उसको 1 में से माइनस कर देना है, यानी कि 168 से ऊपर जितने भी लोग आएंगे सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, बाइनोमियल है सिंपल, लेकिन बाइनोमियल से तो हो नहीं पाएगा क्योंकि n बहुत बड़ा है। तो हम नॉर्मल वाली टेस्टिंग करके देखते हैं पहले। np 178.90, ठीक है, ये कितना आ गया? np हमारे पास आ गया है 160.2। 160 भी एनपी भी ग्रेटर देन 10 है, एनक्यू भी अगर आप करके देख लें वो भी ग्रेटर देन 10 आएगा, तो दोनों ही ज्यादा है, तो आराम से हम लोग नॉर्मल यूज कर सकते हैं। एनपीक्यू हमारा आ जाएगा 4। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है जी, सिंपल सी बात है। नॉर्मल कर्व बनाया, मीन जो है हमारा वो आ रहा है 160.2, आपको चाहिए 168 से कम वाला एरिया, यानी कि ये, फिर 1 में से माइनस कर दूंगा तो राइट वाला रिक्वायर्ड एरिया तो यही है। ठीक है जी, अब आप ध्यान रखना, क्योंकि आप बाइनोमियल से नॉर्मल में आए हो तो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन लगेगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन क्या होता है? 0.5 एडजस्ट करते हैं, सब मैंने मेन क्लास में बताया हुआ, अभी यहाँ बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो, दोबारा बताऊंगा। तो आप ये देख लो 168 इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? सर 168 इंक्लूड करना है, तो इसको हम 168 की जगह 168.5 लिखेंगे। ठीक है जी, वो बार बनाते हैं ना, बार बना के देखते हैं कि इंक्लूड करना है तो 0.5 ऐड कर देते हैं, इंक्लूड नहीं करना है तो इसको मैं 0.5 लेस कर देते हैं, यानी कि 167.5 लिख देता, क्योंकि मुझे 168 इंक्लूड करना है तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, मैं इसका z निकाल लूंगा। 168.5 माइनस 160.2 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां से z की वैल्यू आएगी है 2.075। इससे मैं एरिया टेबल से इसके पीछे का एरिया मिल जाएगा मुझे, ये एरिया मुझे मिल गया 0.9810, और मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा इस एरिया को 1 में से माइनस करके। ठीक है, तो वो आप 1 में से माइनस कर लेना, 0.019। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, सारी कैलकुलेशन टेबल में से वैल्यू देख लेना ये ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। ठीक है, what circumstances this approximation is valid? approximation valid को हम करके दिखा दिया हमने, np greater than 10, np greater than nq greater than। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है ये। The cross sectional area of a plastic tube for watering plant is normally distributed with mean and standard deviation इतना, when area is less than this or greater than this, the tube does not fit properly, the tubes are kept in a box of 1000, how many wrong size tube can we expect? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लड्डू सा क्वेश्चन है, फटाफट से आपको हिंट देता हूं। चलिए भाई, तो सिंपल सा क्वेश्चन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसने हमको बोला म्यू है हमारा 12.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.2। 12 से कम अगर होगा तो भी मजा नहीं आएगा, रिजेक्शन होगा। 13 से ज्यादा अगर होगा तो भी रिजेक्शन होगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, फटाफट से आपको इसका z निकालना है। 12 माइनस 12.5 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था? 0.2। इसका z निकालना है 13 माइनस 12.5 ओवर 0.2, इसके z की वैल्यू, इसके z की वैल्यू,
ये है -2.5, ये है +2.5। तो -2.5 के पीछे का एरिया देखेंगे, +2.5 के पीछे का एरिया देखेंगे और माइनस करके रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है जी, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 0.0124। ठीक है जी, और थाउजेंड्स में से निकालना है तो 0.0124 इंटू 1000। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपने टोटल 1000 की सप्लाई की है उनमें से 12.4 यूनिट्स जो है वो खराब निकलेंगी, या तो 12 से नीचे होंगी या 13 से ज्यादा होंगी। ये सिंपल मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है बेटा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, प्रेजेंटेशन मैंने आपको क्लास में करके बताई है, इसको पी लिख के और ढंग से प्रेजेंट करके आप कर दें। ठीक है बेटा, अभी मुझे वीडियो लेंदी नहीं बनानी है, इसलिए मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन बनाएं, जॉइंट पीडीएफ टेबल दी हुई है, इसको मैं पहले कॉपी करता हूँ फिर बताता हूँ क्या करना है। चलो जी, तो ये टेबल दी हुई है, मैं टेबल ना एक बार खुद से बना लेता हूँ क्योंकि ये इसी में करना होगा हमको सब कुछ। चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन की टेबल है, मैंने कॉपी कर ली है। अब मैं दोनों तरफ पहले टोटल कर रहा हूँ, ग्रैंड टोटल बनाना चाहिए, इससे हम क्रॉस चेक करते हैं कि टेबल ठीक है कि नहीं। तो टोटल करके आ रहा है, ठीक है, और ये आ रहा है, तो ये दोनों तरफ हमने टोटल कर लिया। ठीक है, चलो अब हमको देखे करके देखते हैं क्या पूछता है। सबसे पहले कहता है फाइंड probability of y equal to 100 given that x equal to 100। तो सिंपल फॉर्मूला है probability of y equal to 100 intersection x equal to 100 over probability of x equal to 100। तो y 100 और x 100 ये कहां से आएगा बेटा, y 100 और x 100 यानी कि ये वाला सेल 0.10, तो ये आ गया है 0.10। डिवाइड किससे किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100 वाली प्रोबेबिलिटी, यानी कि कोई कंडीशन नहीं है तो टोटल में से देखते हैं 0.35, 0.10 बाय 0.35 सिंपल। ठीक है जी, चलो आगे देखो हमको क्या बोलते हैं, कहते हैं आर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट के लिए आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y। ठीक है, तो कोई भी यहां से एक सेल लेके देख लो, मान लो हम ये यही वाला ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 100 इंटरसेक्शन y इक्वल टू 100 should be equal to probability of x equal to 100 into probability of y equal to 100। तो x 100 y 100 का इंटरसेक्शन, x 100 और y 100 इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी आ गई 0.10 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 100, यानी कि टोटल में से देखेंगे 0.35, जब कोई कंडीशन नहीं है तो टोटल में से देखते हैं, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 100, इसको भी कोई कंडीशन नहीं है तो टोटल में से देखेंगे 0.35। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं आ रही है, हमको दिख रहा है, तो इसका मतलब नॉट इंडिपेंडेंट है ये। अगर ये इक्वल आ रही होती तो हम डिक्लेयर कर देते कि ये इंडिपेंडेंट है। मतलब हमें सारे सेल्स के लिए चेक करना होता है इंडिपेंडेंट बोलने के लिए, और इंडिपेंडेंट नहीं बोलने के लिए कोई एक भी सेल नॉट इक्वल आ जाए तो हम नॉट इंडिपेंडेंट बोल देते हैं। ठीक है जी, फिर करता है कंप्यूट कोवेरियंस, कोवेरियंस निकाल देंगे। अब यहाँ स्क्रीनशॉट या कुछ इमेज वगैरह ले लेना क्योंकि मैं इसको रब कर रहा हूँ कि हम टेबल के पास ही बने रहें। कोवेरियंस निकालना है। अब बेटा ऐसा है कि हमसे ना एक एक करके सब कुछ पूछता रहेगा, तो मैं पहले मार्जिनल फंक्शन दोनों के अलग अलग निकाल रहा हूं, उनसे कैलकुलेशन करूंगा, बाद में फिर वैल्यूज डालते जाएंगे एक एक करके। एक्स वेरिएबल क्या क्या वैल्यूज यूज कर रहा है, 100 200 300, और एक्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.35 0.40 0.25, सम वन आना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये हो गया मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। सेम ऐसी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई निकाल लेंगे। वाई वेरिएबल क्या क्या अज्यूम कर रहा है, 0 100 और 200,
और y की प्रोबेबिलिटीज हैं 0.30, 0.35, 0.35, सम आ गया 1। ठीक है जी। तो अब यहां से कुछ कैलकुलेशन करके रख लेते हैं जिनकी बाद में हमको जरूरत पड़ेगी। x इंटू एक्स की प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर वेरिएंस भी निकाल के रख लूंगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह सेम काम मैं y के लिए भी करूंगा। तो मेरे पास वैल्यूज हैं कि नहीं है देख लेंगे। अभी ज्यादा वैल्यू है नहीं मेरे पास, आप कर लेना आराम से। मेरे पास ये वाली वैल्यू है, ये 190 आ रही है। इसी तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y मेरे पास है 105 आ रहा है। y इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y करके ऐड कर देंगे। ठीक है जी। और ठीक है, तो ये मैं फिलहाल यहां लिख देता हूं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है मेरे पास 190, वेरिएंस ऑफ x अभी नहीं है मेरे पास, देख लूंगा आगे मिला तो। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y है मेरे पास 105, वेरिएंस ऑफ y नहीं है, देख लेंगे अगर आगे मिला तो। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एक हमको और चाहिए होता है। ठीक है, तो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई देखते हैं वो कैसे आएगा। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसीलिए इसके मार्क्स भी ज्यादा है, लेकिन आसान। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स वाई सेल बनाएंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई लिखते जाएंगे। इसमें हर तरह से 9 सेल बनेंगे टोटल। पहले मैं इस सेल की बात कर रहा हूँ। ये सेल है 0.5 प्रोबेबिलिटी, इसमें x है 100 और y है 0। 100 इंटू 0, 0 ही आएगा। नेक्स्ट ये वाला सेल ले रहा हूं, प्रोबेबिलिटी है 0.10, x है 100, y है 100, यानी कि 100 इंटू 100 10,000 आएगा। फिर ये वाला सेल ले रहा हूं 0.20, x है 100, x यहां से पढ़ा और y ऊपर से पढ़ा, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से करते जाएंगे। इस तरीके से टोटल ये 9 बना लेंगे। उसके बाद एक्स वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई, यहां से करके ये मेरे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ये भी है मेरे पास 1134। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन इजी है, आप आराम से कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये वैल्यूज इतनी आ गई हमारे पास। अब एक एक करके करते चलते हैं। इसने हमसे थर्ड पार्ट में पूछा था कोवेरियंस। कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ये क्या होता है बेटा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। सिंपल है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई है 1134, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है 190, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई है 105। तो कोवेरियंस यहां से हमारा आ जाएगा, सिंपल है, -2450। ठीक है जी। कोवेरियंस निकालने के कई मेथड हो सकते हैं, ये मैंने आपको सबसे आसान वाला बताया है। ठीक है जी, हो गया। कोवेरियंस के बाद कहता है, ये हो गए हमारे 3 पार्ट। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x इज 100, और फिर कोरिलेशन भी बोल रहा है। चलो पहले कोरिलेशन ही निकाल लें। यहाँ पे ना वेरिएंसेस जो हैं, ये वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा 5900, और ये है 6475। ये वैल्यूज हैं मेरे पास। ठीक है, अब कोरिलेशन निकाल लेते हैं पहले। कोरिलेशन बिटवीन x एंड y ये होता है बेटा कोवेरियंस बिटवीन x एंड y ओवर वेरिएंस ऑफ x का रूट वेरिएंस ऑफ y का रूट। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वैल्यू डालनी है। कोवेरियंस हमारा आया था -2450, x का वेरिएंस है हमारा 5900, और y का वेरिएंस है 6475। ये हमारा यहां से कोरिलेशन आ जाएगा -0.40।
ठीक है जी। तो कोवेरिएंस और कोरिलेशन निकालने के लिए पहले आपको x और y दोनों के मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x निकालना होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y निकालना होगा, फिर यहां वैल्यूज पुट। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन की वेटेज ज्यादा है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारा एक पार्ट ही बचा है सिर्फ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y मुझे चाहिए y when x is 100 with probability of y when x is 100। सिंपल है जी। ठीक है जी। तो y when x is 100, x कुछ भी हो, y क्या क्या वैल्यू ज्यूम कर रहा है वो देख लो पहले। तो y 0 हो सकता है, 100 हो सकता है और 200 हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है y की when x is 100, when x is 100 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y है ये 0.05, 0.10, 0.20, ये तीनों प्रोबेबिलिटीज मैंने लिख दी। ठीक है जी। अब आप इन प्रॉपर्टीज का सम कर देंगे, प्रॉपर्टी का सम 1 आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन आपका बढ़िया बन गया। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो प्रॉपर्टी का सम 1 नहीं आएगा। तो प्रॉपर्टी का सम 1 नहीं आएगा तो हमें उस सम को 1 बनाना है। कैसे बनाते हैं, वही बेस थ्योरम वाला स्टाइल, 0.05, 0.10, 0.20 इन सबको डिवाइड कर देंगे टोटल से, यानी कि 0.35 से। अब की बार सम 1 आ जाएगा और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। ये आ रहा है 1/7, दिस इज 2/7 एंड दिस इज 4/7। दिस इज कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y when x is 100। ठीक है जी। चलो, तो ये 9th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। अब इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा है 10th। इसका मैं आपको हिंट देता हूँ, ये भी लेंथी है लेकिन इजी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो जी, तो इसने ये हमको फंक्शन दिया और हमको बोलता है सबसे पहले मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई चाहिए, जॉइंट दिया है। तो देखो जी, अगर आपको फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए तो ये जो आपका फंक्शन है इसमें से y को रिमूव करना है हमको। y को रिमूव कैसे करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, y की लिमिट डाल के 0 to 1, तो ये फंक्शन ऑफ x बन जाएगा। कैसे बनेगा एक बार देख लें। विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं तो x को तो कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, 1/2x² ये कांस्टेंट है, y का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो एक y आ गया, प्लस 2/3y²/2, 0 to 1, y की लिमिट डाली है हमने, तो ये आ जाएगा। एक बार 1 डालेंगे, एक बार 0 डालेंगे, y को 1/2x², y को 1 डाल दिया, 2/3 y को 1 डाल दिया, माइनस y को 0 डालूंगा, 1/2x² इंटू 0, 0 हो गया, प्लस 3/2y², 0, 0 हो गया। तो सिर्फ यही बचेगा हमारे पास। तो हमारे पास बेटा फंक्शन ऑफ x आ गया 1/2x² प्लस 2/3, नहीं 2/6, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, 1/3 आएगा, 1/3। तो ये फंक्शन ऑफ x आ गया। ये फंक्शन ऑपरेट करेगा, x की क्या लिमिट है, -1 to 1, when x lies between -1 to +1 and otherwise this will be 0। तो ये हमारा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x आ गया। ठीक है जी। तो इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर पेस्ट करके किसी कोने में लिख लेते हैं, दिस इज मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। ठीक है, बाकी सबको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है जी। अब आपको मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y चाहिए बेटा। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y अगर हमको बनाना है तो इसमें से x को रिमूव करना पड़ेगा और x की लिमिट डालेंगे, -1 to +1। इसी तरह से मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y भी आपके पास आ जाएगा। ये है मेरे पास, ये आ जाएगा 1/3 प्लस
4/3y when y is between 0 to 1, otherwise 0। ठीक है, तो ये सिंपल है, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई हमको दिक्कत होने वाली है। दोनों जॉइंट से हमने मार्जिनल निकाल लिए, काम खत्म। फिर कहता है ये प्रोबेबिलिटी बताओ व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज, तो हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन हाफ। ठीक है जी, तो दोनों ही पूछा है तो ये जॉइंट से ही कैलकुलेट होगा। 1/2x² प्लस 2/3y। पहले हम x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, x चाहिए 0 से ज्यादा, x है हमारा -1 to +1, हमको चाहिए 0 से ज्यादा यानी कि ये चाहिए 0 to 1, तो x की लिमिट आ गई 0 to 1। अब y के रिस्पेक्ट में भी करना है, y चाहिए हाफ से कम, y क्या है 0 to 1 जा रहा है, हमको चाहिए हाफ से कम यानी कि ये चाहिए, तो यानी कि 0 to, ठीक है। तो ऐसे कर देंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में। अब इसको सिंपल इंटीग्रेशन कर लेना है, आप मुझे लगता है कर लोगे, लेकिन काफी बच्चों को डबल इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है, इसलिए मैं यहां बता देता हूं आराम आराम से। पहले रेड कलर से कर रहा हूं x वाला, 1/2x³ प्लस 2/3y कांस्टेंट रहा तो x, ये करना है हमको 0 to 1। ठीक है, अभी y वाला इंटीग्रेशन बचा है हमारे पास जो कि 0 to हाफ जाएगा। ठीक है, वापस से रेड वाले में वैल्यू डालूंगा, सिर्फ एक बार x को 1 डालूंगा, एक बार 0 डालूंगा, x को 1 डालूंगा और एक बार 0, x को 1 डालूंगा तो ये आएगा 1/6, ये आएगा 2/3y, माइनस जब x को 0 डालूंगा तो 0 ही हो जाएगा, फिर उसको करने की जरूरत नहीं, तो हमारा y का इंटीग्रेशन बच गया है। ठीक है, अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा, 1/6y प्लस 2/3y² 0 to हाफ, एक बार हाफ डालूंगा एक बार 0 डालूंगा और माइनस करके आंसर आ जाएगा। फाइनली मेरा आंसर आ रहा है 1/6। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, एक प्रूफ बचा है, ये हमने मेन क्लास में करा हुआ है यार, आप वहीं से देख लेना। तो दैट इफ y इज दिस, एक मिनट ये मैंने कॉपी कर लिया, ये show that if y is this correlation will be +1 या -1, ऐसा। ठीक है जी, तो ये चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन के प्रूफ में हमने करा हुआ है इसको, वहां से आप आराम से कर लेंगे, या मैं चलो थोड़ी सी हिंट देता हूँ, कॉपी करके लाता हूँ क्वेश्चन फिर हिंट देता हूँ। चलो जी, देखो सबसे पहले तो मैं कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखूंगा, दिस इज कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y ओवर वेरिएंस ऑफ x का रूट वेरिएंस ऑफ y का रूट। ठीक है, अब आप समझो जरा, कुछ रफ में चलते हैं। देखो वेरिएंस ऑफ x तो सिंपल है, वेरिएंस ऑफ y जब मैं लिखूंगा तो वेरिएंस ऑफ y को मैं ये लिख सकता हूं ax प्लस b, वेरिएंस ऑफ ax प्लस b। ठीक है, अब यहां पर हमने ये सीखा था पहले ही कि अगर मैंने x सीरीज में a मल्टीप्लाई किया और b ऐड किया है तो वेरिएंस में a² मल्टीप्लाई होगा, b ऐड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा यहां करके, मैं नहीं दिखा रहा हूं, वो आप दिखा देंगे आराम से जैसे कि हमने किया हुआ, तो a² वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात। चलो उसके बाद कोवेरिएंस की बात करते हैं, कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y जब आप निकालते हो तो आप लिखते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इनटू y, y को आपने क्या लिखा है ax प्लस b माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एज इट इज इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस b। अब इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ये वाली, तो ax² प्लस bx माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इनटू सीरीज में a मल्टीप्लाई और b ऐड हुआ है तो मीन में भी a मल्टीप्लाई और b ऐड हो जाएगा।
ठीक है जी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा a इंटू वेरियंस ऑफ x। ये भी मेन क्लास में हमने करा। तो अब ये वैल्यूज मैं सारी उठा के इधर डाल दूं। देखो, कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। यहां पे लिखा कोवेरियंस बिटवीन x एंड y, इसको लिख सकता हूं a इंटू वेरियंस ऑफ x, ये ओवर वेरियंस ऑफ x का रूट, वेरियंस ऑफ y का रूट। वेरियंस ऑफ y को क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर वेरियंस ऑफ x। अब आप ध्यान से देखो, ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बचेगा +1। इफ a इज अ पॉजिटिव नंबर तो +1 बचेगा, एंड इफ a इज नेगेटिव नंबर तो ये -1 बचेगा। ठीक है ना भाई, bx तो कैंसिल हो रहा है सारा, a से a को हम कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अगर वो +1 होगा, a पॉजिटिव होगा तो +1 बचेगा, नेगेटिव होगा तो -1 बचेगा, क्योंकि a स्क्वायर जब यहां से बाहर आया तो वो +a ही आया। तो a से a तो कैंसिल कर दिया, ऊपर वाले a का साइन बचेगा। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव बचेगा, नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव बचेगा। ठीक है जी। तो ये आप कर लेना। आप ये जब ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करोगे तो a इंटू वेरियंस आ जाएगा और बहुत आसानी से आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। या फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं ये चीज आपको भी सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ रात में। देखो जी, ब्रैकेट ओपन करो, a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ये ब्रैकेट ओपन कर ली, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर के साथ भी लग गया, x के साथ भी लग गया। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया a इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया b इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। इससे ये कैंसिल हो गया, इन दोनों टर्म्स मैंने एक कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास बच गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और ये होता है बेटा वेरिएंस का फॉर्मूला, आपको मालूम है, तो यही आना था यहां से। ठीक है, तो ये हिंट थी बेटा इस 2024 के पेपर की। अगर आपको कोई क्वेश्चन अच्छी तरह नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार मेन वीडियोस में जाके वो कॉन्सेप्ट अपना रिवाइज कर लेना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, बाय बाय।